कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। बड़ा ही गंभीर विषय है मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को लेकर के एग्रेसिव रहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, या मेमोरी मैनेजमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उस पर आज विचार करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट जैसा कुछ होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि मेमोरी का मतलब क्या है। 80% ऑफ दी स्टूडेंट्स, 80% ऑफ दी पीपल को ये पता ही नहीं है कि भाई साहब मेमोरी का मतलब क्या होता है। वो तो मेमोरी को एक अलग वे में, इमेजिनरी वे में ले लेते हैं कि मेमोरी मीन्स व्हेन वी आर रिसाइडिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ डेटा इज़ नोन एज मेमोरी। बट बेसिकली दिस डेफिनेशन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो इस अप्रोच को तोड़ देगी। सबसे पहले मेमोरी को समझने जा रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली मेमोरी रिसाइड कहाँ पर करती है, उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर वो रहती है वो कौन सा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे पास दो कॉर्टेक्स हैं। अगर हम ब्रेन को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें दो पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और एक जिसको हम बोलते हैं राइट ब्रेन। बहुत साइंटिफिक बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो ब्रेन हमारे पास, दो पार्ट, ब्रेन एक ही होता है, दो पार्ट्स होते हैं उसके, सब पार्ट्स बोल सकते हैं। ब्रेन ब्रेन के अंदर हमारे पास में दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब यहीं पर एक कंसेप्ट है मेमोरी का जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लेफ्ट ब्रेन है इसकी वर्किंग अलग है, इसका टाइप ऑफ नेचर यानी जिस तरह से ये इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है ये बिल्कुल अलग है। और जो राइट वाला है उसको एक्वायर करने का इंफॉर्मेशन या उसको रिसाइड करने का इंफॉर्मेशन का जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। यानी दोनों ही पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आपस में डिसजॉइंट हैं, आपस में कनेक्टेड किसी भी प्रकार से नहीं है। अब इस चीज़ को जरा समझने का प्रयास करिए। ये जो राइट वाला ब्रेन है, यानी जो हमारा राइट कॉर्टेक्स, जो हमारा राइट वाला ब्रेन है, ये बेसिकली इमेजिनेशन प्रोसेसेस करता है। ये इमेजिनेशन करता है यानी विजुअलाइजेशन करता है। जैसे एग्जांपल, अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर चल रहा है क्लास में, तो मान लीजिए कि एक टीचर पढ़ा रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में होता है पेरिस में, जो कि कैपिटल है फ्रांस की। इस सब आपके सर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, क्लास में बैठे हैं और आपने मेथड बताऊंगा, उस मेथड के माध्यम से आपने अपनी इमेजिनेशन पावर को, अपनी मेमोरी को इन्हांस कर रखा है, एक एडवांटेज के रूप में ले लिया है। तो जो भी चीज़ बताई जा रही है, जो भी स्टेटमेंट्स स्टेट करी जा रही हैं, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि वास्तव में चीज़ों को विजुअलाइज भी किया जा सकता है। ये जस्ट एक प्रैक्टिस मांगता है। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन हो करके मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एकाग्र होना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार ये चीज़ आ जाती है तो फिर बहुत ही ईजिली इंफॉर्मेशन ग्रैब होती है। पर उसके लिए प्रैक्टिस इज़ नीडेड। बेसिकली प्रैक्टिस करके ही उस चीज़ को एक्सिक्यूट करना होता है। तो ये जो राइट वाला ब्रेन है, जो राइट कॉर्टेक्स है, ये इमेजिनेशन प्रोसेसेस करता है, विजुअलाइजेशन करता है, कंसेप्ट के डीपर वे में ले जाने का जो काम करता है वो राइट ब्रेन करता है। ये जो लेफ्ट ब्रेन है ना, ये बेसिकली कैलकुलेशंस करता है। जैसे मैथमेटिक्स या कोई ऐसा कोई सिचुएशन है उसको एनालाइज करना, ये कैलकुलेशंस करता है। बेसिक काम इसका तर्क पर देने का महत्वपूर्ण काम होता है। इसका तर्क देते हुए ये काम करता है। यानी बेसिकली ब्रेन के अंदर जो दो सब पार्ट्स हैं, जो दो सब कॉर्टेक्स हैं, उसमें जो राइट ब्रेन है वो इमेजिनेशन करता है और जो कैलकुलेशन करता है वो है लेफ्ट ब्रेन। अब इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बेसिकली मेमोरी का जो रिसाइडिंग पॉइंट है वो हमारे पास इन दोनों को ही मिला करके, इन दोनों चीज़ों को मिला करके ही हम इसको मेमोरी के रूप में बोल सकते हैं। यानी हमें इन दोनों को ही ट्रेन करना पड़ेगा। हमें बारी बारी से पहले अपने राइट कॉर्टेक्स को ट्रेन करना पड़ेगा, देन अपने लेफ्ट कॉर्टेक्स को ट्रेन करना पड़ेगा। और जब ये दोनों चीज़ें ट्रेंड हो जाएंगी तो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी बात को एक बहुत ही बड़े राइटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस बात को कहा है कि योर मेमोरी प्रूव्स योर परफॉर्मेंस।
आपकी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो ये प्रूव कर देती है कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक जाने वाली है। आपने ये बात अवश्य सुनी होगी, अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिक वे में रहते हैं, पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं, तो विवेकानंद जी के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर वो किसी किताब को पलट कर देख लेते थे, एक बार पढ़ लेते थे, तो हूबहू वो किताब उनके दिमाग में छप जाती थी। या आपने टेस्ला के बारे में भी सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक टेस्ला। वो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को बनाते थे, तो उस डिज़ाइन में कौन से पेच तक लगने हैं और पेच में भी कौन सी डिज़ाइन होगी, वो उनके दिमाग में सेट हो जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि बिहार के एक, अभी करंटली सिचुएशन में बिहार के एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन तक के जो उन्होंने थ्योरीज निकाली हैं, जो प्रूव करा है, जो पूरा फॉर्मूले के रूप में, उसको तक एक करारा जवाब दिया है मैथमेटिक्स के रूप में। अब विचार करिए कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किस तरह से आती है। इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में, एक डिसिप्लिन नेचर के साथ इस चीज़ को एक्सिक्यूट करना होता है। और जब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जब ये चीज़ें एक्वायर होने लगती हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होने लगती है, तब असली चीज़, जो असली इन्फॉर्मेशन है ग्रैब करना, वो स्टार्ट होता है। अभी हो सकता है आप लोग इसमें से भी बहुत नीचे हों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब जो भी बोला जाता है उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, यानी उनका जो माइंड है वो उन चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर पाता, प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो आज मैं मेथड्स बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, वास्तव में मेमोरी इतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं है, मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो वो क्या कह रहा है उसको एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ, ये सब चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और इसको ट्रेन करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। कोई बाबा बन करके कहीं कैलाश पर जाना, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस है, साइंटिफिक मेथड है और प्रैक्टिस से ही इसको एक्वायर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली मेमोरी कहाँ पर रहती है ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझिए, मैं चाहता हूँ कि ये भी चीज़ मैं आप जोड़ के बता दूँ। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है, अगर आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको गूगल पर या जो साइंटिफिक थ्योरीज आप देखेंगे या साइंटिफिक जो कंसेप्ट निकलते हैं लॉस के रूप में, वो आपको वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। एक चीज़ मेमोरी को लेकर के साइंटिफिकली प्रूव है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो 24 घंटे में, बहुत ध्यान समझिएगा, 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स, किसी भी चीज़ का पढ़ा हुआ, किसी भी चीज़ का 80% हम भूल जाते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं, मेरी मेमोरी तो बिल्कुल इन्हांस्ड है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से इतना अपग्रेड कर रखा है कि ये चीज़ नहीं होती। तो ये साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी चीज़ का पढ़ा हुआ 80% आप भूल जाते हैं। और विचार करिए, अगर 24 घंटे में ये चीज़ आप 80% भूल रहे हैं तो एक महीने में कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास ग्रैब रहेगी। और यही होता है कि जब हम रिविज़न नहीं करते हैं और अगर कोई चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ हमारे अंदर आ गई है, लेकिन असल में 80% मेमोरी आपकी 24 घंटे में ही उड़ जाती है। इसीलिए मैंने वीडियोज़ में बताया है कि रिवीजन रात में सोने से पहले हो जाना चाहिए। जैसे हर 3 घंटे में हम खाना खाते हैं, हर 3 घंटे में बॉडी को एक मील चाहिए होती है, ठीक उसी तरीके से मेमोरी को इन्फॉर्मेशन पकड़ने के लिए बार बार रिवीजन चाहिए होता है। ये ठीक उसी प्रकार से है। आप विजुअलाइज करिए, एक पार्क है, आपके घर के आसपास एक पार्क है, एक स्टेडियम है, और एक दिन आप निश्चय करते हैं कि हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, बॉडी पर ध्यान देंगे, और आप सुबह 5 बजे, इस समय तो बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन मान लीजिए कि आप थोड़ा सा हिम्मत करके उठ गए और आप 5 बजे उस स्टेडियम के गेट के सामने खड़े हो गए या ग्राउंड के गेट के सामने खड़े हो गए। अब वहाँ पर क्या है कि कोई आता जाता नहीं है, वो काफ़ी समय से बंद है, तो घास उगाई है, उसकी जो लेयर है, जो सॉइल है, उसके ऊपर घास उगाई है। अब आपने पहले दिन चलना स्टार्ट किया, पूरा एक ग्राउंड का चक्कर मारा, तो फिर आपको बड़ी कठिनाई हुई कि घास उगी हुई है, पैर में पता नहीं गड्ढा कहाँ पर हो, किस तरह से पानी भरा हो कहीं पर, या सांप वगैरह कोई एनिमल, ऐसा कोई मैमल रेप्टाइल वगैरह कुछ ना हो।
आप घबराते हुए गए, लेकिन आपने पूरा एक राउंड मार दिया, फिर आपने दोबारा यही काम किया, फिर 3 बार 4 बार से करते 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 1 महीना 2 महीना 1 साल बीत गया। फिर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये है कि जिस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया था और वहाँ से पूरा राउंड मार के जिस पॉइंट पर आप आए हैं, वहाँ एक रास्ता बन गया है, वहाँ पर एक पाथ बन गया। आप देखेंगे इस तरह से एक पाथ बन गया, और यहाँ पर घास ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पर घास नहीं होगी। इसी को हम लोग पैटर्न्स कहते हैं, याद रखिएगा। माइंड में इसको पैटर्न कहा जाता है। जब माइंड में पैटर्न्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ये जो माइंड है ना, ये बेसिकली काम करता है न्यूरॉन्स पर। यानी हमारे पास एक 3 डायमेंशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, और ये 3D स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, कोई चीज़ याद करने का प्रयास करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और ये लिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन की। लेकिन विचार करके देखिए, अगर आप बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बार बार इन्फॉर्मेशन को सिग्नल के माध्यम से ब्रेन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये कैसे होगा कि पैटर्न्स बनेंगे, और पैटर्न्स नहीं बनेंगे तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। आपने एक बार पढ़ा तो क्या एक बार में रास्ता बन गया था? नहीं, बार बार रिवीजन करने से पैटर्न बनते हैं, और पैटर्न एक बार बन गए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का पढ़ा हुआ 80% ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी इरेडिकेटेड इन द 24 आवर्स। कोई रोक नहीं सकता, एक साइंटिफिकली प्रूव ये चीज़ हमको बताई गई है। एक चीज़ और याद रखिए, जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, तो हमारे अंदर एक बड़ा ही, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, एक बहुत ही बड़े लेवल पर मिसकंसेप्शन है। वो क्या है? एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी शॉर्ट मेमोरी में जाता है। अब आप ये कहेंगे कि क्या ब्रेन में भी शॉर्ट मेमोरी होती है? हाँ भाई साहब, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की मेमोरी है, शॉर्ट मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी सबसे पहले एक होती है शॉर्ट टर्म, जो कि एक छोटे समय के लिए, काफ़ी कम टाइम पीरियड के लिए होती है, और एक होती है लॉन्ग टर्म। मैं एग्जांपल दूंगा इसका। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने कहीं पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा हो, जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स लिया हुआ है, क्लास 9, 10, 11, 12 एनी ऑफ द क्लासेस, उसको ये चीज़ पता होगी कि कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम या रैम? रोम, रीड ओनली मेमोरी। और टेम्परेरी मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस, यानी रैंडमली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, नया सोर्स कोड मिलता है हर बार। तो बेसिकली मेमोरी में भी यही 2 चीज़ें काम करती हैं। फंडामेंटल्स यहाँ पर भी सेम है जैसे कंप्यूटर में है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जैसे मैंने किसी चैप्टर को पढ़ा, तो सबसे पहले वो चीज़ स्टोर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक बार पढ़ा है तो वो अब हमारे जहन से उतरने वाला नहीं है। फिर जब हम इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से लिख कर जब हम ये चीज़ें देखते हैं, या टेस्ट वगैरह दे करके, या उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रियल लाइफ में एक्सिक्यूट करके, तब ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने ये बात आपसे कई बार कही है कि डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि इसमें आते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और ये चीज़ मैंने व्यक्तिगत देखी है कि डिस्ट्रैक्शन को एक अलग डेफिनेशन दे दी गई है, एक अलग मीनिंग ही निकाल दिया गया है उसका। एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिए, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी आप खुद को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं विद द टारगेटेड ओरिएंटेशन, दैट इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन। लेकिन हमने डिस्ट्रैक्शन को एक सिट बैक के रूप में ले लिया है। हम जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम मेथड्स ढूंढते हैं, नहीं, ये अप्रोच ही गलत है। यही वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर मारे जाते हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है और तुमने क्या डेफिनेशन बना रखी है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि तुमने पहले से ही डेफिनेशन ऐसी बना रखी है, इसलिए तुम्हें उससे लड़ने में दिक्कत होती है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब और कुछ नहीं है,
जब आप गलत तरीके से अपने आप को ट्रैक करते हो, गलत तरीके से आप अपने आप को लेकर जाते हो और ट्रैकिंग बंद हो जाती है आपकी, दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रैक्शन। आपके टारगेटेड ओरिएंटेशन से आप हट रहे हो, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिस्ट्रैक्शन कैसे जुड़ा हुआ है वो देखिए। कई सारे आप में से कई सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपोजर लिया होगा अपनी लाइफ में, हर तरह की चीज़ें करके देखी होंगी। और मुझे याद है कि व्यक्तिगत मैंने भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। और आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक अलग लेवल की लाइफ बनाने का प्रयास करते हैं हम कॉलेजेस स्कूल्स में, फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, धीरे धीरे वो फ्रेंड सर्कल और ज़्यादा डीपर हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि पहले तो जब वो फ्रेंड सर्कल होता है तो वो शॉर्ट मेमोरी में होता है, बातचीत होती है, थोड़ा बहुत हंसते खेलते हैं, हर चीज़ होती है। फिर धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और इसी में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, रिलेशनशिप्स। मैं इसको व्यक्तिगत जोड़ना तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि ये कंसेप्ट बताना ज़रूरी है ताकि आपके जहन में ये चीज़ चली जाए कि आप इसको एक अलग वे में ले रहे हैं। बहुत ही बुरी अप्रोच है और ये चीज़ मैंने व्यक्तिगत देखी है। मेरे कुछ मित्र भी हैं, शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, और बहुत पहले 1-2 साल पहले मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए थे या मुझे बताया गया कि इस तरह की सिचुएशंस हैं। और मैंने तब भी ये चीज़ बताई थी कि आप थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करके देखिए। मैंने कुछ मेथड्स बताए थे जो मैं आगे बताऊंगा, पर इतना ज़्यादा हावी हो गई है इन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है मेमोरी पर कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्वायर हो गया है। और एक चीज़ याद रखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन चली गई, उसको निकालना बड़ा कठिन है, भेजना भी बहुत कठिन है। बहुत ही आसानी से जाती भी नहीं है और बहुत आसानी से निकलती भी नहीं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम टारगेटेड अप्रोच लेकर जाते हो या अनटारगेटेड। इसमें तुम कूड़ा भरते हो, रिलेशनशिप, नौटंकी, ये वो, या फिर अपने टारगेट की ओरिएंटेशन को भरते हो। ये चीज़ तय करते हो कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और अगर ये चीज़ भरते हो कि आज फ़ोन आया या नहीं आया, या घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ बहुत बुरी है। इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था, एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है जिसको दूर करना था। अब मेथड्स पर आते हैं। इतना सब चीज़ें तो समझ में आ गई कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की इम्पोर्टेंस क्या है, मेमोरी की फंक्शन क्या है, मेमोरी रिसाइड कहाँ पे करती है। अब अगर हमारी मेमोरी उस लेवल की नहीं है या हम व्यक्तिगत रूप से, देखिए इसमें आपको सच्चाई रखनी पड़ेगी अपने अंदर। कई बार क्या होता है कि हम किसी को देख करके, जैसे अगर हमारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सोशल साइंस आती हो। अगर हमारी सोशल साइंस बहुत अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें मैथमेटिक्स आती हो, क्योंकि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तर्क देने पड़ते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जिस व्यक्ति की मैथमेटिक्स अच्छी है वो एसएसटी में मारा जाता है या साइंस में मारा जाता है, और जिसकी साइंस अच्छी है, एसएसटी अच्छी है, वो मैथमेटिक्स में मारा जाता है। यानी इनमें से कोई एक ब्रेन तो ट्रेंड होता ही है। ये प्रायः देखा गया, एक कॉमन फिनोमेना दिखता है कि एक ब्रेन इस तरह का होता है जो ट्रेंड होता है, बस हमें दूसरे वाले को ट्रेन करना है। अब व्यक्तिगत रूप से करेंगे कैसे? देखिए, मैं 3 मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं उस लेवल पर आपको नहीं ले जा रहा हूँ कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो, पर कुछ चीज़ें अपने व्यक्तिगत जीवन में जोड़िए। कौन कौन सी ये देखते हैं। एक बार मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई है, अगर आप किसी चीज़ को नोट करते हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और नोट नहीं करेंगे तो हज़ारों वीडियो आप यूट्यूब पर रोज़ देखते होंगे, कितना याद रखते हैं और कहाँ तक याद रखेंगे। मेमोरी किसी भी चीज़ का पढ़ा हुआ जब आप फोकस होकर पढ़ते हैं तब की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नज़रों के सामने आ रहा, तब तो कुछ नहीं। पढ़ा हुआ 24 घंटे में 80% छोड़ देती है। तो अगर इस वीडियो को भी ऐसे देख रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? इसलिए एक बार पॉज करके वीडियो को फटाफट से नोट कर लीजिए। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार ऐसा कहा जाता है, व्यक्तिगत ये चीज़ें बताई गई हैं। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। हमारे फिज़िक्स के टीचर हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता,
तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार मेरे साथ ये ऐसी ही घटना हुई और मेरा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। सडनली ऐसा क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया, पर जब भी मैं क्लास में बैठ रहा था या मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करता था तो विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। यानी पहले फिज़िक्स की क्लास में आंसर्स देना, क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स निकालना, कंसेप्ट को रिलेट करना बहुत तगड़ी तरीके से फ़्लो चल रहा था। सडनली वो फ़्लो ब्रेक हो गया। तो मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर पता नहीं क्या हो गया है, कंसंट्रेशन की कमी हो रही है या क्या है व्यक्तिगत मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मुझे एक मेथड बताया था, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। सबसे पहला उन्होंने मुझसे कहा कि आज घर जाना और घर जा कर के 100 से लेकर 1 तक, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 से लेकर 1 तक इस गिनती को विजुअलाइज करना है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, एक होता है याद करना और एक होता है विजुअलाइज करना। क्या मतलब है? आप पालती मारकर बैठ जाइए, शांत माहौल होना चाहिए। ये सब नहीं कि कोई शोर मचाया या ऐसा कुछ नहीं, शांति से पालती मारकर बैठ जाइए, आंखें बंद करके, और इन नंबर्स को विजुअलाइज करना है। जैसे मैं 100 को विजुअलाइज कर रहा हूँ, इससे मैं शांत बैठा हूँ, देन अब ये 100, देन 99, लिप्सिंग भी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा बॉडी में, सिर्फ माइंड में उस नंबर को विजुअलाइज करना है। और जहाँ पर विजुअलाइज नहीं कर पाए, जैसे 100 से स्टार्ट किया, फिर अचानक से क्या होगा कि 66 बोलना था 65 बोल दिया, 63 बोलना था 61 बोल दिया, ऐसा होगा। तो फटाफट से उस नंबर को, उस पर्टिकुलर चीज़ को नोट कर लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पाया, दिक्कत हुई। और ये करना है टाइम के अगेंस्ट में, यानी टाइमर ऑन कर लीजिए। जब भी इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे टाइमर ऑन कर लीजिए कि मैंने अब स्टार्ट किया, उन्हें कितना समय लग रहा है, 100 से 1 आने में कितना समय लग रहा है। और यकीन मानिए कि ये एक बेसिक प्रैक्टिस है जो वार्म अप करती है मेमोरी को। और अगर 1 महीना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 1 महीना अगर आप लग करके पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए या कहा गया है तो करना, बैठ गए, नहीं, खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से 1 महीना अगर आप कर लेते हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तैयार बैठी है। ये इतना ज़बरदस्त मेथड है, लेकिन हमने आज तक इसको करा ही नहीं और हमको पता ही नहीं कि मेमोरी इंक्रीज़ भी होती है। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि आपकी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा वीक है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, और कई सारे ऐसा देखा गया है सोसाइटी में, इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि ये तो भ्रष्ट है। अभी मैं एक चीज़ इसमें जोड़ के बताता हूँ। महाकवि कालिदास जी के जीवन चरित्र का मैं वर्णन पढ़ रहा था। उनको कुल गुरु कालिदास कहा गया है, अर्थात उस कुल के जो गुरु हैं और जो ऑलरेडी वो कवि थे, उनको गुरु तक की उपाधि दी गई है। और आप जानते हैं कि उन्हीं महाकवि कालिदास का बचपन में जो बौद्धिक क्षमताएं थीं उसको मति के रूप में बताया गया है। यानी एक उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं थी वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, उनको मूर्ख कहते थे। और आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिस पर्टिकुलर पेड़ पर बैठे थे, जिस पर्टिकुलर पेड़ की टहनी पर बैठे थे, उसी टहनी को काट रहे थे। अब विचार करिए कि इससे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति और कौन होगा। और बड़ा ही प्यारा वहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो विद्वान थे उन्होंने जब देखा कि जिस टहनी पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो फिर उनको लेकर जाते हैं। एक विद्योत्मा नाम की एक विद्वान वहाँ पर थी, उनसे उनका एक शास्त्रार्थ कराते हैं, उसमें वो जीतते हैं और अन्य तरीके की चीज़ें। लेकिन विचार करिए, वो व्यक्ति जो इतना मूर्ख है, अल्प बुद्धि उनकी, ऐसा बताया गया है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते क्योंकि उनके जो महाकाव्य हैं, उनके जो खंड काव्य हैं, 3 उनके नाटक हैं, वो इतने ज़्यादा गंभीरता पूर्वक लिखे गए हैं, उसमें इतनी ज़्यादा हमें डायमेंशन दिखते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति ही इस चीज़ को कर सकता है। और पहले ऐसा बताया गया था कि अब आप विचार करके देखिए, इस व्यक्ति को ये तक नहीं बताया कि जिस टहनी पर मैं बैठा हूँ उसको अगर मैं उसको काट रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो सकती है।
वो व्यक्ति उठ करके ऐसी रचना करता है जिसको गुरु तक की उपाधि दी गई है। महाकवि कालिदास बोलते हैं, कुल गुरु कालिदास, और उनके बराबर का इस तरह से कोई भी अभी तक कवि दिखा नहीं। इतनी ज़बरदस्त रचनाएं उन्होंने करी हैं। कैसे करी हैं? प्रैक्टिस से। उन्होंने अपनी मेमोरी को इन्हांस किया है, समझा है कि व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ कैसे काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला मेथड आज मैंने इंट्रोड्यूस किया है। 2 मेथड और हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई बर्डन आ जाए। सबसे पहले आप इस चीज़ को करने का प्रयास करिए। घबराना नहीं है, भागना नहीं है। देखिए, इससे क्या होगा, न केवल सिर्फ मेमोरी इंक्रीज़ होगी बल्कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज़ होता है। यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे तो जो व्यक्ति वो कंक्लूजन दे रहा है, जो जिसका हम लोग प्रमाइसेस कहते हैं, तो वो प्रमाइसेस, ये लॉजिक का भी पार्ट है कि प्रमाइसेस जो वो दे रहा है और जो कंक्लूजन दे रहा है कि ऐसा हुआ था तो हमने ऐसा किया, तो आप उसको लॉजिकली ये बात एनालाइज कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर मेथड कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं। ये एक अलग डायमेंशन की बात है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को स्टार्ट करिए। और अलग से मैं एक व्यक्तिगत आपसे एक विनती करता हूँ कि इस चीज़ को करने के लिए अलग से एक डायरी बना लीजिए और पर डे की वर्किंग विद डेट वाइज कि आज डेट ये है, मैंने स्टार्ट किया 1 से लेकर 100 तक, मुझे इतना समय लगा। अब इस चीज़ को करने का प्रयास करें। कितना समय लग रहा है आपको? 1 मिनट का समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, 25 सेकंड लग रहे हैं, 30 सेकंड लग रहे हैं, जितना भी लग रहा है इसको मेंशन करते जाइए और कोशिश करिए कि 45 सेकंड से 50 सेकंड में लेकर आने का इस पर्टिकुलर चीज़ को, कि 45 से 50 सेकंड के अंदर आप आ जाएं। धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा डीपर लेकर जाइए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपको भागना नहीं है। कई बार हम टाइम के अगेंस्ट जब होते हैं तो इतनी तेज़ी से चीज़ों को एक्सिक्यूट करते हैं कि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते। नहीं, एक एक चीज़, जब तक एक एक लेटर, एक एक अक्षर, एक एक नंबर विजुअलाइज नहीं हो जाता, सेकंड वाले पे स्विच नहीं करेंगे। कितना भी समय लग रहा है, ईमानदारी के साथ इस चीज़ को एक्सिक्यूट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में जो मैंने मेमोरी मैनेजमेंट को लेकर के चीज़ें बताई हैं, ये आप तक पहुँची हैं और आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत पास हैं, तो हम इस चीज़ को अगर इंक्रीज़ कर देते हैं प्रैक्टिसेस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज हमको मिलेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों का अपने पास रखा होगा और नोट भी किया होगा। एक चीज़ याद रखिए, जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ उसको नोट अवश्य करा करिए, क्योंकि इसी से आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है और तभी आप उसको लिंकिंग के माध्यम से मेमोरी तक ले जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।